नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा न्यूज बुलेटिन भारत की बात का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दिन भर चली दुनिया की बड़ी खबरों को एक साथ। यूक्रेन के खार्किव में फंसे भारतीयों के पास अब सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है। खार्किव को छोड़ने के लिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि सभी भारतीय रात 9:30 बजे से पहले खार्किव से निकलने की कोशिश करें, चाहे कैसे भी निकलें। अगर गाड़ी नहीं मिल रही है, कैब नहीं मिल रही है, तो पैदल ही निकलें। इसका मतलब कोई बड़ा हमला रूस के द्वारा हो सकता है, क्योंकि विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी भी दी गई कि रूस से बात करने के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। As you know, we have been in communication with the Russian side regarding safe passage of our nationals from Kharkiv and other nearby cities. The advisory that has just been issued by our embassy a little while ago and also by us on the need for our nationals to leave Kharkiv immediately is on the basis of information received from Russia. We would urge all our nationals to leave Kharkiv immediately to the safe zones or further westwards using any means available, including on foot, and keeping safety in mind. तो एमईए के प्रवक्ता कह रहे हैं कि रूस से मिली जानकारी के आधार पर हमने ये एडवाइजरी जारी की है, फौरन खार्किव छोड़ दें सभी भारतीय नागरिक। खार्किव वही जगह है जहां हवाई हमले में भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हुई। अब खार्किव में जंग और ज्यादा तेज हो गई है। एबीपी न्यूज अब आपको उसी खार्किव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा है, जहां पर रूस ने हमले लगातार बढ़ाता जा रहा है और इस समय अचानक बहुत तेजी आई है इन हमलों में। 6 मंजिला इमारत है जिसकी ऊपर की मंजिल जल रही है और फिर इमारत का एक हिस्सा गिर भी जाता है। ये यूक्रेन के खार्किव में एक पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत है। कानून व्यवस्था को ठीक रखने वाली ये इमारत अब खुद तबाह हो गई। रूस के हवाई हमले में ये बर्बादी हुई। अब देखिए खार्किव शहर की ये तस्वीर। यहाँ भी शहर में इमारतों के बीच बम धमाका दिखता है। खार्किव में ये रूसी हमला एक और वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। एक खिड़की से यहाँ बर्बादी का ये मंजर दिख रहा है। इन बम धमाकों ने एक शहर को कैसे शमशान बनाया है ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के इस खार्किव शहर की उन तस्वीरों को देखिए जब यहाँ युद्ध शुरू नहीं हुआ था। लेकिन अब देखिए ये शहर कैसे शमशान बन गया। खार्किव शहर की ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। रात भर रूस ने यहाँ बम बरसाए और सुबह होते ही बर्बादी का ये मंजर दिखा। खार्किव शहर में बर्बादी की ये तस्वीर भी देखिए। यहाँ तो हवाई हमले में तबाह हुई इस इमारत में अब तक आग जल रही है। युद्ध कैसे एक खुशहाल शहर को शमशान बना देता है, इसकी कहानी इन तस्वीरों में लिखी है। खार्किव को खंडर बनता देख यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी रो रहे हैं। We have a desire to see our children alive. I think it's a fair one. Yesterday, 16 children were killed. Again and again, President Putin is going to say that is some kind of operation and we are hitting a military infrastructure. Where are our children? What kind of military factories do they work at? What tanks are they going with? Or launching cruise missiles? He killed 16 people just yesterday. दरअसल खार्किव रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ यूक्रेन में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है। कई हजार भारतीय भी यहाँ खार्किव में पढ़ते थे। यूक्रेन के खार्किव में करीब 14 लाख लोगों की आबादी थी। ये यूक्रेन की पहले राजधानी भी थी, लेकिन अब लाखों की आबादी वाला ये शहर ऐसे ही सन्नाटे में है और लोग अपने घरों को बर्बाद होता देख परेशान हैं। इन लोगों को देखिए जो अपने बर्बाद होते घरों को देख रहे हैं। पल भर में इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, खार्किव में क्या तबाही रूस के द्वारा मचाई जा रही है, वो तस्वीरें भी आपके सामने। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी की बात हो सकती है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। और हम आपको बताते हैं कि भारत की एक ही चिंता है और एक ही प्राथमिकता है, और वो है उसके
छात्र जो इस समय बड़ी संख्या में यूक्रेन में फंसे हुए हैं। खार्किव में अभी कुछ देर पहले छात्रों को निकलने की एडवाइजरी दी गई है कि किसी भी स्थिति में आप खार्किव को खाली कर दें। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रात बात हो सकती है राष्ट्रपति पुतिन से। बहुत अहम हो सकती है ये बातचीत, क्योंकि भारत की चिंता लगातार बनी हुई है अपने छात्रों को लेकर। और ये एयरपोर्ट से हमें तस्वीरें मिल रही हैं, भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। फूल देकर उनका स्वागत किया जा रहा है और बहुत ही जो भी बच्चे इस समय लौट पा रहे हैं उनके लिए, उनके माता पिता के लिए अच्छी खबर है। ये हंगरी से फ्लाइट भारत पहुंची है और लेकिन जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं उनके माता पिता की चिंता जो है वो लगातार बनी हुई है। कुछ खुशकिस्मत छात्र जो इस समय भारत पहुंच चुके हैं हंगरी बॉर्डर से। सुकून और खुशी साथ साथ देखी जा सकती है इन छात्रों के चेहरे पर, जिस तरीके से पिछले 6 दिनों से ये युद्ध इलाके में फंसे हुए थे, लगातार कोशिश कर रहे थे वहां से निकलने की। और अब ऑपरेशन गंगा के तहत हंगरी से ये विमान दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा है। भारत की बात इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एमईए ने पिछले 1 घंटे में दूसरी बार एडवाइजरी जारी की है कि जो भी भारतीय खार्किव में फंसे हुए हैं वो फौरन खार्किव खाली करें। खबर यह भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात कर सकते हैं। भारतीयों को सुरक्षित निकालने को लेकर चर्चा हो सकती है और आश्वासन भी प्रधानमंत्री मोदी मांग सकते हैं पुतिन से कि किसी भी तरह भारतीयों को वहां से सेफ एग्जिट दिया जाए। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध के 7वें दिन आज जो खबर छनकर आ रही है उसने 77 साल पुरानी हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीरों को जिंदा कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री के बयान से दुनिया में खलबली मच गई है, क्योंकि मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दे दी है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेगा ये महायुद्ध? क्या परमाणु बम से लड़ी जाएगी ये जंग? क्या महायुद्ध की महाविनाशकारी तस्वीर आनी बाकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महायुद्ध के 7वें दिन आज रूस के विदेश मंत्री ने उस बात का जिक्र कर दिया जिसका डर पूरी दुनिया को सता रहा है। समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने आज रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हवाले से कहा कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम वाला होगा, तीसरा विश्व युद्ध महाविनाशकारी होगा। क्या यूक्रेन रूस युद्ध के बीच सर्गेई लावरोव का ये बयान सच तो साबित नहीं हो जाएगा? और उनके इस बयान को बल मिलता है पुतिन के हालिया फरमान से। दरअसल नाटो की तरफ से लगातार आक्रामक बयानबाजी के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु बलों को विशेष अलर्ट पर रखा है। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में रूस के रक्षा मंत्री और मिलिट्री जनरल स्टाफ मौजूद थे। पुतिन ने आदेश दिया कि परमाणु रोधी बलों को युद्ध दायित्वों के लिए तैयार रखें। और पुतिन जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। ये बात इतिहास की तारीखों में दर्ज है। चाहे वो क्रीमिया पर कब्जा हो या फिर डोनबास में युद्ध छेड़ना या फिर यूक्रेन के साथ जंग को शुरू करना। और बार बार रूस के परमाणु हथियारों की धमकी फिर से दुनिया को डराने लगी है। और दुनिया का ये डर वाजिब इसलिए भी है क्योंकि परमाणु हथियारों के मामले में रूस तो सब पर भारी है। रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास रूस से कम 5,428 परमाणु हथियार हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 350 परमाणु हथियार हैं। महायुद्ध के बीच बार बार रूस की तरफ से परमाणु हथियारों का ये जिक्र क्या सिर्फ नाटो देशों को धमकाने की कोशिश है? और अगर ये सच साबित हुआ तो इसकी कीमत सिर्फ यूक्रेन और नाटो नहीं पूरी दुनिया को चुकानी होगी। इस समय की बड़ी खबर यही है कि खार्किव में लगातार रूसी हमले तेज हो रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे। एमईए की जो अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से आज रात बात करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच हिंदुस्तान का सबसे पहला मकसद
यूक्रेन में फंसे 7,000 भारतीयों को बचाना है। किसी भी कीमत पर उन्हें सुरक्षित वतन वापस लाना है। इस बीच भारतीय छात्रों को फौरन यूक्रेन का खार्किव छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इन हालातों में अपने छात्रों को बचाने के लिए इंडियन एम्बेसी ने मिशन इम्पॉसिबल को अंजाम दिया है। युद्ध भूमि में चल रहे भारतीयों के ऑपरेशन की पूरी कहानी देखिए हमारी इस रिपोर्ट। वो फायरिंग सुन के आधी लड़कियां तो फेंट हो गई, आधी लड़कियां मेरे इधर थी रोने लगी। रूह कांप जाती है एक बार में देख के कि क्या हो रहा है हमारे साथ। प्रधानमंत्री निरंतर चिंता भी कर रहे हैं, एक एक मिनट की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। I'm here to welcome you all back on behalf of every Indian. Welcome back home. नमस्ते मित्रों, स्वागत है भारत की धरती पे आप सबका। आप सबका हिंदुस्तान की धरती पे स्वागत है। सायरन बजते रहते थे और जब सायरन बजते थे अंडरग्राउंड होना। 1 घंटे 2 घंटे बाद सायरन बज रहे थे। इंडियन एम्बेसी की बहुत आभारी हूँ, हाथ जोड़ के। अब मैं दिल्ली में आ गया हूँ। मैं इंडियन गवर्नमेंट और रोमानियन गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू टू मोदी जी फॉर हेल्पिंग अस। इन पर क्या बीती है ये इनका दिल ही जानता है, लेकिन अपनी जमीन पर पैर रखने के बाद ये क्या महसूस कर रहे हैं उस सुकून का भी सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वो छात्र हैं जो पढ़ने के लिए यूक्रेन गए थे। ये कहाँ जानते थे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक ऐलान के बाद अचानक यूक्रेन के आसमान से मौत बरसना शुरू हो जाएगी और जान बचाने के लिए जमीन कम पड़ने लगेगी। सायरन बजते रहते थे और जब सायरन बजते थे तो हमें शेल्टर्स में जाना होता था। हमें यूनिवर्सिटी के नीचे छुपाया गया कि तुम लोग यहाँ सेफ रहोगे। हम रात रात बस सोए नहीं, क्योंकि रात रात बस सायरन बजते थे। हमें डर लगता था बाहर हो क्या रहा है। फायरिंग स्टार्ट तो हम उठ जाते थे कि क्या हो रहा है। वहाँ पे बहुत ठंड थी तो हम जैसे रात हमने बर्फ में निकाली है वहाँ पे लगभग। मैं हमको बोला गया 11 बजे सब अपनी लाइट्स ऑफ कर दो। हम लोग फ्लैश लाइट में खाना बना रहे, अपना सामान ढूंढ। -डिग्री में थे हम उधर, पूरी रात हम उधर ही थे। सब बच्चे ठंड में, हमारे पैर नम हो गए थे। कितने बच्चे तो गिर भी रहे थे उधर। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 5,000 किलोमीटर दूर यूक्रेन में 20,000 भारतीय फंसे हुए थे और हर हिंदुस्तानी को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया। ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत हर हाल में भारतीय नागरिक को युद्ध के बीच बाहर निकालना था। 24 घंटे ट्रेन की तो उसमें अभी लवी बता रहा है, फिर वहाँ से कैद करके यहाँ पहुँच। ऑपरेशन गंगा, जिसमें रणनीति और कूटनीति दोनों के जरिए हिंदुस्तानियों की सलामती को सुनिश्चित करना था। प्रधानमंत्री निरंतर चिंता भी कर रहे हैं, एक एक मिनट की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, प्रत्येक सूचना उन तक पहुंच रही है। भारत सरकार एक्शन में आ चुकी थी क्योंकि यूक्रेन में हर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। रूस यूक्रेन युद्ध का 7वां दिन है और टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि मंजर कितना भयानक हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह की बमबारी हो रही थी, बम फटने की आवाजें आ रही थी, हर तरफ मौत का मंजर था और इसी माहौल में भारतीय दूतावास ने मिशन इम्पॉसिबल को अंजाम दिया। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड बॉर्डर से पहले भारतीय छात्रों को कई किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ रहा था। फिर खबरें आई कि यूक्रेन बॉर्डर पर पुलिस भारतीय छात्रों के साथ मारपीट कर रही है। उन्होंने हम लोगों को बताया, हम लोगों को हेल्प करो, हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे सेकेंड नाइट को उनको बहुत मारा गया, लड़की लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, इतना गलत हो गया उनके साथ। गाड़ी उनके ऊपर डाल रहे थे, गन पॉइंट पे लेके उनको मारने के लिए गए। वो सब देख के बहुत बच्चे लोग डर गए। इसी के बाद पोलैंड में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने वो फैसला लिया जो युद्ध के हालात में नामुमकिन था। पोलैंड के एम्बेसी के अधिकारियों ने यूक्रेन में घुसकर भारतीयों को बाहर निकालने का फैसला लिया।
मिशन था यूक्रेन में 30 किलोमीटर अंदर घुसना और सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर पोलैंड पहुंचाना। इस मिशन के तहत पोलैंड से 444 भारतीय छात्रों को मंगलवार शाम भारत के लिए रवाना किया गया। इस मिशन को अंजाम कैसे दिया गया, अब जरा ये भी जान लीजिए। यूक्रेन से आ रहे छात्रों को लाने के लिए करीब 30 बसों का काफिला रवाना किया गया। ये छात्र यूक्रेन के पश्चिमी छोर से पोलैंड की तरफ आने वाले रास्ते पर थे। यूक्रेन के पश्चिमी शहर यावोरेव से पोलैंड की तरफ आने वाले इस रास्ते की दूरी करीब 50 किलोमीटर है और ये छात्र यूक्रेन से पोलैंड की तरफ जा रहे थे सड़कों के रास्ते पैदल चलते हुए। माता की भारत माता की भारत माता की माता की भारत माता की भारत माता की। दो जत्थे में 400 से ज्यादा भारतीय छात्रों को पोलैंड लेकर पहुंची बसें, जहां उन्हें मेडिकल हेल्प दी गई, रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था की गई। आपकी मदद हुई है और बुधवार सुबह इंडिगो की 2 फ्लाइट से छात्र भारत पहुंचे। In the eastern part of Ukraine, there are many more people stuck. So I hope even they are brought back as soon as possible. I'm very glad to back to India and I will meet my family. लाजमी है कि जो छात्र इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे, जब उन्हें सरकार इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल कर लाई, तो वो शुक्रिया कहना नहीं भूल रहे। बहुत हेल्प की इन लोगों ने, हमें बहुत अच्छा लगा। They are angels for us. हमें वहाँ से निकालने के लिए थैंक यू फर्स्ट। Thank you to Modi ji for helping us. We are really blessed to be an Indian. Thank you so much for helping. I am feeling very happy and proud on my government. एक तरफ रूस कह रहा है कि वो रिहायशी इलाकों पर हमले नहीं कर रहा, लेकिन इन दावों के बावजूद यूक्रेन ने कहा कि उसके 100 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा कि यूक्रेन को हराया नहीं जा सकता। People are very much motivated, very much so. We are fighting. यूक्रेन रूस युद्ध के बीच हिंदुस्तान उस घाव को कभी नहीं भूलेगा जो 21 साल के हिंदुस्तानी छात्र नवीन की मौत के तौर पर देश को मिला। कर्नाटक के हावेरी का रहने वाला नवीन खाना लाने के लिए बाहर निकला था, लेकिन जंग ने उसकी जान ले ली। भारत सरकार किसी भी कीमत पर हर भारतीय को वापस लाने के लिए कमर कस चुकी है। ऑपरेशन गंगा के तहत हर हिंदुस्तानी की वतन वापसी के लिए भारत सरकार की योजना क्या है, वो भी जान लीजिए। 12 दिन में करीब 10,000 भारतीयों को वापस लाने की योजना है। 26 फरवरी से 9 मार्च के बीच 46 फ्लाइट के जरिए ऑपरेशन गंगा को अंजाम दिया जाएगा। 5 दिन में करीब 3,400 भारतीय नागरिक देश वापस लौटे हैं। अगले 7 दिन में करीब 6,500 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। यूक्रेन से निकाले गए भारतीयों को 4 देशों से भारत लाया जा रहा है। यूक्रेन से सटे ये 4 देश हैं पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। चारों देश में रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभालने के लिए मोदी सरकार के 4 मंत्री मोर्चे पर तैनात हैं। पोलैंड में जनरल वीके सिंह ने कमान संभाली हुई है। स्लोवाकिया में किरेन रिजिजू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हंगरी में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और रोमानिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वतन वापसी के ऑपरेशन की कमान संभाले हुए हैं। दरअसल चारों मंत्री भारत के विशेष राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है।
टीवी स्क्रीन पर मौजूद ताज़ा तस्वीर रोमानिया की है, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन से फंसे छात्रों के रोमानिया पहुंचने के बाद उनसे बात कर रहे थे और उनकी हौसला अफजाई की। बिल्कुल चिंता मत करना, अपने सभी दोस्तों को कहना, तो आखिरी व्यक्ति नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यहाँ से हम लोग देखेंगे, सब लोग रवाना हो जाए, सब ठीक होना। मैं एश्योर करूँगा कि तुम जाओगे, या तो आज शाम तक, आज रात तक या कल सुबह। मैं इनको यहाँ से रवाना कर रहा हूँ बुखारेस्ट से, आप बिल्कुल चिंता न करें। और ये तस्वीर देखिए और आवाजों को सुनिए, जब बुखारेस्ट से एयर इंडिया के उड़ान भरने से पहले सिर्फ भारत माता की जय के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रोमानिया और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं ताकि इन देशों के रास्ते यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। और अब तो भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर भी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए आकाश में उड़ान भर रहा है। बुधवार सुबह 4 बजे भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर रोमानिया के बुखारेस्ट के लिए रवाना हुआ। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में मौजूद हैं और बता रहे हैं कि हालात कितने मुश्किल भरे हैं। बर्फबारी हुई है और बर्फबारी देखिए, उसकी वजह से यहाँ पर ठंड जबरदस्त बढ़ गई है। -5 डिग्री से -10 डिग्री तक टेम्परेचर है। और ऐसे हालात में यूक्रेन की चाहे हंगरी से लगती बॉर्डर हो, चाहे फिर वो पोलैंड से लगती बॉर्डर हो या रोमानिया से लगती बॉर्डर हो, वहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर लंबी लाइन है लोगों की यहाँ पर यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए। पश्चिमी बॉर्डर पर फिर भी हालात ठीक हैं। वहाँ इंतजार जरूर लंबा है, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में जहां युद्ध चल रहा है, उन इलाकों से निकलना बेहद मुश्किल है, खासतौर पर वो नागरिक जो विदेश से आए हुए हैं। यहां से निकलकर पश्चिमी बॉर्डर तक पहुंचना मुश्किल है। ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रेन की तादाद सीमित है। ऑपरेशन मुश्किल क्यों है वो भी समझिए। 24 फरवरी से अब तक 5 लाख लोगों ने यूक्रेन की सीमा पार की है। बॉर्डर पर और रास्तों पर भीड़ बहुत ज्यादा है। जो नागरिक पश्चिमी सीमा तक पहुंच गए वो सुरक्षित हैं। वहां से बाहर निकलने के कई विकल्प हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया बता रहे हैं कि बुखारेस्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट किस रास्ते से भारत आने वाली है और ऑपरेशन गंगा को और किन रास्तों के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। ये दिल्ली से उड़ान भरी पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए, टर्की के ऊपर से होते हुए, और ये सीधे ब्लैक सी को क्रॉस करके यहाँ रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुँचने वाली है। ये जो इलाका है ये यूक्रेन का इलाका है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और यहाँ से क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके तमाम जो भारतीय नागरिक हैं और यूक्रेन में बसे हुए हैं वो बुखारेस्ट पहुँच रहे हैं। और यहाँ से ये फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी जब ये जो भारतीय वहाँ फंसे हुए उनको निकालने के लिए, और सीधे दिल्ली पहुँचेगी। तकरीबन 6.5 से 7 घंटे ये फ़्लाइट लेगी। और जो भारतीय युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंस गए थे उनको निकालने के लिए जो भारत सरकार की कोशिशें की जा रही हैं, उसकी चलते ये विमान जाहिर तौर पर सीधे बुखारेस्ट पहुँच रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़। तो किस तरीके से भारतीयों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है ये तो हमने आपको दिखाया है। साथ ही आपने देखा कि कैसे हर पल यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि सरकार दिन रात लगी हुई है ताकि सभी भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।